कृषि बंधुओं की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं केशव शर्मा आज आपको रूबरू करवा रहा हूँ। आप जो हमने प्रयास किया है इस कोविड में, जो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है हमारा, इसमें मशरूम कल्टीवेशन पे आपको बताया था और बी कीपिंग के बारे में आपको बताया और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया। हमारा प्रयास वो है जो आप कोविड में हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, हमारे आसपास जो रिसोर्सेज है, अब आज उस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, वो है डेयरी फार्मिंग। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट और फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डेयरी फार्मिंग के बारे में हम आपको हर तरीके से रूबरू करवाएंगे, आपका प्रोसेसिंग से लेकर, आपका सबसे कोऑपरेटिव से लेकर। और हमारे साथ एक हमारे को सौभाग्य मिला है, हमारे साथ ये जो उत्तराखंड देहरादून की आंचल डेयरी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, वो हमारे साथ कोलैबोरेट होकर हमारे को सहयोग की है कि आप ऑनलाइन प्रोग्राम माध्यम से ये आप स्टूडेंट्स को और फार्मर को ये बताइए कि इतना कोविड में भी, इतने कोविड महामारी में जो पूरा हर चीज़ से पूरा बिल्कुल लॉसेज हुआ है सबको, और इसमें आंचल डेयरी जो अपना काम कर रही है उसमें कोई अभी ऐसा सफर नहीं हुआ काम कि आपका काम जैसे दूध से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कोई चीज़ पे ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ जिससे आंचल डेयरी को लॉस झेलना पड़े या फार्मर को लॉस झेलना पड़े। थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का रहा। तो आज मैं आपको जो ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ जो हमारा 10 या 12 दिन ये प्रोग्राम चलेगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है और कुछ फार्मर भी है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर अगर जुड़ना चाहते हैं, स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, तो आज से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो गया है। तो आपको हर चीज़ के बारे में आपको रूबरू करवाया जाएगा। आसपास के आस पड़ोस में आप डेयरी की अगर बात की जाए, आपको जो चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा अभी, उन चीज़ों को आपको बताया जाएगा। हमारे जो एक्सपर्ट हैं और हर सेक्टर के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, जो फैक्ट्री में है और आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, किस टाइप से कैसे काम किया जाता है, और जो कुछ फार्मर है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा। कृषि बंधु का जो प्रयास रहा है वो आपको इस कोविड में आपको प्रैक्टिकल एक ऑनलाइन के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे हमने बात की कि मशरूम के बारे में, कृषि बंधु ने गैनोडर्मा में बहुत अच्छा काम किया है और गैनोडर्मा पे अब कृषि बंधु आगे चाय बनाना चाह रहा है, गैनो चाय बनाएगा, और आपको भी ये तरीका आपको भी बताया जाएगा। ये नहीं कि हमारा अपना सेपरेट रहेगा। कृषि बंधु अपना जो टीम है बहुत प्रयास कर रही है, आपको दिन और रात एक अपडेट करना चाह रही है कि आपको नया से नया तरीका आपको बताया जाए। तो इसलिए मैं आपको सभी को नमस्कार कहता हूं। आप इस सेशन के साथ जुड़िए और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको समझिए, और जो कोई कंफ्यूजन होता है या कुछ आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है बाद में, जब सेशन के बाद आप ये काम स्टार्ट करना करेंगे, तब आपको फेस का पता लगेगा कि हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपको उसके बाद भी हम आपको टेक्निकल सपोर्ट करेंगे, उस एजेंसी के साथ भी आपको ज्वाइन करवाएंगे, और उस एजेंसी के साथ आपको जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है आपके अलग अलग स्टेट में, वो आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो आज जो हमारे बहुत ही ज़्यादा गणमान्य व्यक्ति है, जो आपके इस आंचल डेयरी में बहुत अच्छा प्रयास किया था पहले और अभी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और फार्मर कोऑपरेटिव भी बनाएगी और अपने गाँव का एक पूरा आपको ब्यौरा दे देगी, और किस गांव के रहने वाले हैं और किस टाइप से इन्होंने स्टार्टिंग में काम किया था, जिनको कि ये पता नहीं था कि डेयरी एक होता है कि पूर्वज का काम करता है, कोई पूर्वज वाला काम के रूबरू बच्चा हो जाता है, और ये वाला जो वर्क किया इन्होंने, और इतना जो बोलते हैं प्रॉफिटेबल वर्क था, ये लोगों को भी एक उदाहरण के लिए मिला था। आज हमारे सामने राजेश वर्मा जी है, जो आपको ये पूरा बताएंगे कि शुरुआत में आपको क्या करना पड़ता है, किस चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है और किस चीज़ को आपको फेस करना पड़ता है। तो मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा राजेश शर्मा जी के, और वो आपको रूबरू करवाएंगे हर चीज़ के बारे में। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश वर्मा है और कृषि वन दून के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम आज डेयरी के ऊपर चर्चा करेंगे, डेयरी फार्मिंग कैसे की जाती है। साथियों, डेयरी फार्मिंग एक ऐसा उद्योग है जिसे थोड़ी सी इच्छा शक्ति यदि हो तो कोई भी कर सकता है। अभी आपने देखा होगा वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित है, बल्कि यूं कहा जाए कि त्रस्त है, और सभी रोजगार इससे प्रभावित हुए। बहुत से हमारे प्रवासी भाई हैं जो अन्य जनपदों में जाकर
अन्य प्रदेशों में जाकर, विदेशों में जाकर जो रोजगार करते थे, उन सभी का रोजगार प्रभावित हुआ है। कुछ लोगों का तो रोजगार छीना है इससे। लेकिन बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि डेयरी फार्मिंग एक ऐसा रोजगार है जो इससे प्रभावित हुआ नहीं है, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु है और दूध की कमी हमेशा विशेषकर हमारे भारतवर्ष में बनी रहती है। हर घर को दूध चाहिए, हर बच्चे को दूध चाहिए, बल्कि दूध एक ऐसा पदार्थ है कि हर आयु वर्ग के लोगों के लिए दूध की आवश्यकता होती है। तो चलिए साथियों, अभी मैं आपको डेयरी के विषय में शुरुआत से बताना चाहूँगा कि जो लोग डेयरी करना चाहते हैं, इस व्यवसाय के रूप में इसे अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार डेयरी के स्थान का चयन करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पशु आने से पहले पशुओं का स्थान अच्छा बना होना चाहिए और बिल्कुल आप ऐसे मानकर चलिए कि हम अगर किसी नए घर में शिफ्ट करते हैं तो हमें कितनी सुविधाएं उस घर में चाहिए होती है। कहाँ हमें बैठना है, कहाँ हमें लेटना है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें हवा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसमें प्रकाश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। साथियों, ये मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहूँगा कि जैसी आवश्यकताएं मानव शरीर को होती है, ऐसी ही आवश्यकताएं सुविधाओं के प्रति पशुओं को भी होती है। जितना अच्छा हमारे पशु सुविधापूर्वक रहेंगे, उतना ही अच्छा दूध उपार्जन भी दे पाएंगे और दूध की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। एक पुरानी कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पशु के ऊपर जितना हाथ फेरो उतना ज्यादा दूध बढ़ता है। ये चुटकुला नहीं है, ये वास्तविकता है। हाथ फेरने से मतलब है कि जब हम पशु के ऊपर हाथ फेरते हैं तो गंदे पशु को तो हम हाथ फेरेंगे नहीं, पशु साफ सुथरा होगा। इसका संदेश ये जाता है कि हमें अपने पशु को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि हम नियमित पशु को साफ सुथरा रखते हैं और समय समय से उसका नहलाना धुलाना ये सब हम करते हैं, तो आप देखेंगे उसके ऊपर बहुत से टिक्स, परजीवी जो पनप जाते हैं, वो भी हमारी नजरों में आते रहते हैं और साफ होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम पशु बाड़े से शुरू करते हैं। पशु बाड़ा जब हम बनाते हैं तो उसके लिए खुले स्थान का चयन हमें करना चाहिए। खुले स्थान पर पशु बाड़ा बनाना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि जैसे हम घर की जो हमारी फाउंडेशन होती है, जिसे हम डीपीसी कहते हैं, उसे हम हमेशा ग्राउंड लेवल से ऊंचा रखते हैं ताकि भविष्य में पानी वानी की समस्या से हम बचे रहें, सूखा बना रहे। इसी प्रकार पशु बाड़ा जो है, जमीन से 1.5 से 2 फीट की हाइट अगर हम बनाएंगे, ऐसी ऊंची भूमि देखेंगे, तो वो अधिक अच्छा होता है, लाभदायक रहता है, पशुओं के लिए भी सूखा रहता है। और ये हमने स्थान का चयन किया, उसके बाद पशु को किस प्रकार बाड़ा बनाना चाहिए। पशु का बाड़ा इस प्रकार हो कि उसमें क्रॉस वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, हवा जो है आसानी से पास होनी चाहिए। मतलब यदि उसके पूरब में एक खुला स्थान है तो पश्चिम में भी खुला स्थान ही होना चाहिए। उसमें हम बड़ी खिड़कियां दे सकते हैं, इस प्रकार अधिक से अधिक खिड़की दे सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर कॉलम पे हम उसे बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। परंतु खुले स्थान की एक सीमा होती है, इतना खुला होना चाहिए कि आवश्यकता होने पर हम उसे बंद भी कर सकें, क्योंकि सर्दियों में अगर खुला स्थान रहेगा तो पशु को जो है सर्दी महसूस होगी। तो इसलिए वो इस प्रकार होना चाहिए कि गर्मियों में पूरी खुली हवा लगे, सर्दियों में भी खुली हवा लगे, और आवश्यकता होने पर सर्दियों में रात के समय हम सर्दी के मौसम में उसे बंद कर सकें ताकि हवा अंदर नहीं आएगी। तो ये पशु बाड़ा हम बनाते, इसके लिए नाद कितनी होनी चाहिए, पशु जिसमें भोजन करता है, तो ये 1.5 फीट की चौड़ाई की एक नाद होनी चाहिए जिसमें पशु से आराम से खा सके। और नाद को प्रयत्न करें कि अच्छे से अच्छा फिनिश कराएं, अच्छे से अच्छा, वो रफ नहीं होना चाहिए। क्यों हम उसमें जब उन्हें सानी करना कहते हैं ना, जब हम उन्हें फीडिंग करते हैं तो वो गीला पदार्थ होता है। गीला पदार्थ जो है उसमें अगर वो रफ रहेगा तो उसमें गीला पदार्थ रह जाएगा। तो आप देखेंगे कि बरसात में अगर हम उचित उसकी साफ सफाई नहीं करते तो उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। तो पशु बाड़े की हम बात कर रहे थे। पशु बाड़े में अभी हमारी नाद कितनी होनी चाहिए और पशु बांधने का स्थान।
तो लगभग 15 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और लंबाई पशु के हिसाब से आप ये समझिए कि 6 फीट जो है पशु को उचित होता है। और पशु के हिसाब से आप उसकी लंबाई कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई से मेरा मतलब है कि एक तरफ तो पशु की नाद बनेगी जिसमें पशु खाएगा, और खाएगा तो जिस डायरेक्शन में वो खड़ा होगा, तो पशु की जो लंबाई होगी उस लंबाई के पीछे 15 फीट की हमारी जगह होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर 9 इंच की 1 फीट की दीवार भी आ जाती है। 14 फीट हमारे पास बचता है, और 14 फीट के साथ ही दीवार के साथ एक नाली होनी चाहिए, उसका ढाल एक तरफ होना चाहिए, ताकि पशु का जो पेशाब वगैरह होता है वो जो है बह के नाली में चला जाए और सूखा स्थान बना रहे। ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। और इसके बहुत से कहते हैं शहरों में जगह की कमी होती है, तो कहते हैं जी इतनी क्या आवश्यकता है पशु के लिए, तो बहुत जगह मैंने देखा बड़े मतलब परेशानी में पशु खड़ा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे पशु का दूध का उपार्जन कम होता है। पशु खड़ा रहेगा, वो सजा में नहीं है, वो आपके यहाँ पल रहा है, उसे जो है एक कदम पीछे एक कदम आगे भी कभी आगे पीछे होता है। जिस समय चारा खाता है तो बिल्कुल आगे रहता है, जब वो चारा खा के थोड़ा सा पीछे आता है, जब वो बैठता है जुगाली करने के लिए तो पहले वो पीछे हटता है फिर बैठेगा। जब वो गोबर करता है तब भी आप देखिए पशु को, पशु पीछे हटता है, थोड़ा सा 1.5 से 2 कदम पीछे हटता है, फिर वो गोबर करता है, फिर अपने स्थान पे चला जाता है। तो इतनी जगह उसके लिए होनी चाहिए। 15 फीट की जगह मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह होती है, काफ़ी खुली जगह पशु को मिल जाती है। इसके अतिरिक्त हमारा प्रकाश की व्यवस्था हो गई, हमारी हवा की व्यवस्था हो गई, और उसमें पानी की व्यवस्था किस प्रकार हो। पानी की व्यवस्था के लिए हम एक टैंक बना सकते हैं, सीमेंटेड टैंक बना सकते हैं, और प्रयत्न करें कि पानी ताज़ा पिलाएं, पशु के लिए ताज़ा पानी पिलाएं। और उसके लिए ऐसा वहाँ पानी का कनेक्शन होगा, जिस समय अपने पशु खोलने हैं पानी पिलाने का जब समय है, जब उनकी फीडिंग होगी, जब वो पानी पीते हैं, तो उस समय आपका ताज़ा पानी उसमें चलता होना चाहिए, पशु उस पानी को पिए। और ऐसा उसमें कनेक्शन पीछे से होना चाहिए कि पशु ने पानी पिया, पानी पीने के बाद पशु को नहला देना चाहिए, और नहलाने के बाद उसे बाहर बाड़े से बाहर बांध देना चाहिए, ताकि बाड़े को सूखने की जगह मिल जाते, समय मिल जाता है, बाड़ा सूख जाता है। और कच्चे में यदि आप बांधे हो तो बहुत उचित होगा। बाड़ा तो पक्का होता है, परंतु खाली आराम का समय यदि उसका कच्चे का होगा, तो आप ऐसा समझिए कि यदि आप 40 फीट का अपना बाड़ा बनाते हैं तो लगभग इतनी जगह आपके पास खुली भी होनी चाहिए, ओपन भी होनी चाहिए, जिसमें पशु जो है आसानी से बैठ जाए। पशु कच्चे में बहुत पसंद करता है बैठना। आजकल उसकी मैट्स भी आती है, आप उसे बिछा सकते हैं, उससे भी पशु जो है काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है अपने को, और सूखा भी बना रहता है। ये पशु बाड़े की बात थी। पानी की बात मैंने आपको बताई, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। डेयरी की पहली शर्त है पानी होना चाहिए, और फिर उसकी निकासी, उसका जो गोबर है, गोमूत्र है, जब अंदर उसकी सफाई करते हैं तो पीछे नाली जरूर होनी चाहिए, वो नाली से उसकी निकासी हो जानी चाहिए। और पशु बाड़े में पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए। पंखे यदि उसमें चलेंगे तो हमारे जो क्रॉस ब्रीड है, जो अधिकतर आप देखेंगे कि प्रोफेशनल जो काम करते हैं, व्यावसायिक तौर से जो डेयरी करते हैं, तो उनके अधिक आपको क्रॉस ब्रीड मिलेगा, जो कि फ्रीजन होती है, जर्सी होती है, इस प्रकार की गाय का दूध उत्पादन अच्छा होता है, ये क्रॉस ब्रीड होती है। परंतु ये ठंडे प्रदेशों की गाय होती है, और हमारे भारत क्योंकि गर्म प्रदेश है तो इनके लिए ये ठंड में ज़्यादा पसंद करती है, तो इनके लिए पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो ठंडक बनी रहेगी, दूसरा सूखापन बना रहेगा। सूखा होना पशु के लिए बहुत जरूरी होता है। ये मैंने आपको संक्षेप में इसके पशु बाड़े के बारे में बताया। पशु बाड़े को बहुत अच्छा बनाएं, उसकी दीवारें रफ ना रखें, क्योंकि जो टिक्स होती है, परजीवी होते हैं, वो जो है प्रजनन करते हैं, वो पशु शरीर पे प्रजनन करते नहीं है कभी, पशु शरीर पे पलते हैं, पोषण करते हैं, और उसके बाद वो जो दीवारों के छिद्र होते हैं उनमें जाकर वो छिप जाते हैं, और वहीं पे उनका प्रजनन होता है और उनकी आबादी बढ़ती रहती है। इसलिए यदि वो हम अच्छा फिनिश करके रखेंगे तो इसकी टिक्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और काफ़ी नियंत्रित रहती है। इसके अतिरिक्त पशु बाड़े में साफ सफाई के अलावा भी हमें उसमें कीटाणुनाशक की व्यवस्था करनी चाहिए। कीटाणुनाशक में मैं सस्ता बिल्कुल व्यावसायिक आपको बताना चाहूँगा कि आप
जैसे आप सफाई पशुपालन की करते हैं, सफाई करने के बाद आप 1 महीने में 4 दिन मान लीजिए, सप्ताह में 1 दिन आप उसमें चूना लाइए बाजार से और चूना छिड़क दीजिए। चूना जो है कीटाणुनाशक होता है, उसमें जो है परजीवी पनप नहीं पाते हैं और झाड़ू लगाने के बाद फिर आप पशु उसमें छोड़ सकते हैं। साथियों, पशु बाड़े की बात हुई, अभी हमारा पशु बाड़ा बनकर तैयार है। अब हमें इसमें मेहमान लाने, पशु लाने। अब आप किस प्रकार के पशु का चयन करेंगे जिससे आपको अच्छा उत्पादन हो, दूध की अच्छी गुणवत्ता हो? तो हमारे भारत में, हमारा भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा और पशुओं का और मनुष्यों का बहुत पुराना संबंध है। गाय पहले तो धन कहा जाता था। एक संत ने लिखा है, कबीरदास ने, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। रतन धन मोती माणिक के बाद में आए, पहले गौ भी एक धन होता था, हाथी भी धन होते थे, घोड़े भी धन होते थे। ये चीजें जो होती थी पहले संपन्नता की निशानी मानी जाती थी। राजाओं के पास हाथी होते थे, घोड़े होते थे, गाय होती थी। तो इस प्रकार गाय भी हमारा एक धन है और इस धन को जब हम लाएंगे, हमें ये चयन करना है कि हम कौन सा पशु लाएं। तो हमारे देश में कृषि प्रधान देश रहा, इसमें विभिन्न नस्लों की गाय पाई जाती है, जिनमें से मैं कुछ नाम आपको लेना चाहूँगा। जैसे कि गायों में आप साहिवाल गाय है, सर्वाधिक दूध देने वाली साहिवाल गाय होती है। ये विशुद्ध भारतीय नस्ल की गाय होती है। साहिवाल के बाद फिर बड़े दूध देने वाली गायों में मैं भारतीय नस्लों में कहना चाहूँगा कि साहिवाल के अलावा गिर गाय, हमारे मूल राजस्थान की गिर गाय होती है और गिर गाय का दूध गुणवत्तापूर्वक होता है। बहुत अच्छा दूध गिर गाय का होता है, उसमें घी भी बहुत अच्छा पड़ता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। दूध में जो पदार्थ होने चाहिए वो पूरक मात्रा में यदि मिलते हैं तो गिर गाय में, साहिवाल गाय में, या सीधे शब्दों में कहें तो देसी गाय में मिलते हैं। गिर साहिवाल व्यावसायिक दृष्टि से अच्छी होती है क्योंकि इनका दूध उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त घर के लिए हम जैसे पालते हैं तो उस नस्लों में राठी आती है, थारपारकर आती है, तो देवनागरी आती है। तो इस प्रकार की बहुत सी गाय है, थारपारकर है, कांग्रेज है। ये गाय जो है देसी नस्ल की गाय कहलाती है। व्यावसायिक दृष्टि से जो पशुपालन किया जाता है वो क्रॉस ब्रीड का किया जाता है, HF जिसे कहते हैं हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ये फ्रीजलैंड की गाय होती है, मूल निवासी फ्रीजलैंड की होती है और इसका 24 घंटे में जो रिकॉर्ड है 102 लीटर दूध देने का रिकॉर्ड है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, परंतु ये उसने अपने परिवेश में दिया, अपना ही परिवेश जहाँ की वो मूल निवासी नहीं है, वहाँ उसका इतना रिकॉर्ड किया गया। भारत में क्योंकि 100% हो नहीं पाएगा क्योंकि भारतीय गाय नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसमें संकर नस्ल पैदा कर देते हैं। जैसे एक गाय को उसके सीमेन से क्रॉस कराया, फिर सीमेन से क्रॉस कराया, उसकी बछिया में कुछ प्रतिशत बढ़ गया, फिर उसकी भी बछिया हुई, उसमें कुछ और प्रतिशत बढ़ गया, फिर उसकी भी बछिया हुई। इस प्रकार जो है हमारी 80% तक, 75 से 80% तक हम उसमें सुधार पा सकते हैं। और हमारे भारत में जो फ्रीजन गाय है वो रिकॉर्ड के लिए 60-65 लीटर तक दूध देती है। इतना दूध उनका फिर भी उपार्जन यहाँ हो जाता है। इन गायों के लिए रखरखाव की बहुत आवश्यकता है। अभी मैं आऊँगा व्यावसायिक दूध उपार्जन पे, इसमें एक बात निकल कर आती है कि गाय जो है चर्बी लेती है और गाय को खूंटे पे भी पाला जाता है। तो साथियों, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि जो आप व्यावसायिक रूप से आपको दूध का उपार्जन करना है, आपको इसमें बिजनेस करना है, व्यापार करना है दूध का, तो आपको अधिक दूध की आवश्यकता होगी। और अधिक दूध की आवश्यकता होगी तो आजकल क्योंकि चरागाह नहीं है, पहले आबादी बहुत कम होती थी तो पशु को चरने के लिए काफ़ी जगह होती थी, पशु चरा करते थे और उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती थी, परंतु उत्पादन कम होता, उत्पादन उसका कम रहेगा। तो घरेलू गाय के लिए तो ऐसा है, खेतों में छोड़ सकते हैं, चरा सकते हैं। और चरना जो है पारंपरिक तौर से ये माना जाता था कि गाय जो चर के आ गई तो उसमें हमने सब कुछ दे दिया। आप देखेंगे जो चरने वाली गाय होती है उसकी दूध की जो वसा दर होती है वो कम होती है,
थिकनेस भी कम होती है, पतलापन होता है दूध के अंदर। हाँ, गुण बहुत होता है, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, गुण उसमें बहुत होता है, परंतु उसकी जो दूध की गुणवत्ता बनाने के लिए हमें पशु को उसके पोषण में जो है बहुत सी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि उसे हमें प्रोटीन मेंटेन करना पड़ेगा, गाय का प्रोटीन मेंटेन करना पड़ेगा, उसके मिनरल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, विटामिन उसमें होने चाहिए। अभी घास, कुट्टी, चारा, हरा चारा ये खिलाकर यदि हम समझते हैं कि पशु का पेट भर दिया तो हम गलत समझते हैं। वो केवल पशु का पेट भरता है, पशु के पेट भरता है और उसमें दूध की पूरी गुणवत्ता आ नहीं पाती है। पूरी गुणवत्ता लेने के लिए आपको जो है अलग से उसकी फीडिंग करनी पड़ेगी, आपको उसका पोषण करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा, इसके लिए आप बिनोले की खल उसे दे सकते हैं। चने का चूरी होती है, चने की जो फैक्ट्री होती है उसमें चने की जो दाल बनती है तो उसमें छिलका अलग कर दिया जाता है। दाल बनते समय कुछ अंश चने का टूट जाता है, वो जो है चने की चूरी होती है, पशु आहार के रूप में, पशु चारे के रूप में बाजार में उपलब्ध होती है। इससे उसका प्रोटीन मेंटेन होगा। उसमें चिकनाई मेंटेन करने के लिए हम बिनोला उसे दे सकते हैं, उससे दूध में जो है वसा दर बढ़ जाएगी, फैट रेट दूध का बढ़ता है। इसके अतिरिक्त हम उसे सरसों की खल दे सकते हैं, ये मिला देते हैं, उसमें गेहूं का दलिया मिला देते हैं, सोयाबीन मिला देते हैं, और इस प्रकार हम कई अनाज मिला के, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि वो अनाज दलहन होना चाहिए। चने का छिलका भी आप ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो चने के छिलके में भी गुण होते हैं, वो फाइबर की पूर्ति करता है। अब हम शौक से चना खाना पसंद करेंगे, छिलका उसका उतार देंगे तो वो चिकना देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी वो मतलब हम अच्छा मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर ने जितनी चीज़ें दे दी हैं वो सभी चीज़ें काम की होती है। तो चने का छिलका भी उसमें पशु आहार में ऐड करते हैं, और इसके अतिरिक्त बना बनाया पशु आहार भी आजकल मार्केट में आने लगा। परंतु बहुत से लोग गलती कर देते हैं, वो भूसे के साथ जो है केवल पशु आहार दे देते हैं, जो बाजार का बना हुआ पशु आहार है वो हम दे देते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पशु पोषण करने के लिए उसमें यूरिया मिला होता है। आप देखेंगे बैग में, देखिए उसमें 2% यूरिया लिखा होता है, क्योंकि यूरिया सस्ती वस्तु है, 2% लिखते हैं और अधिक दे देते हैं। तो पशु आहार में जो बने हुए जो कैटल फीड होते हैं उन्हें पूरा प्रयोग मत कीजिए, और बल्कि मैं आपको सिफारिश करूँगा कि यदि एक पशु को हम 10 किलोग्राम राशन देते हैं, एक दिन में जो भोजन करते हैं, तो उस 10 किलोग्राम में केवल 2 किलोग्राम पशु आहार होना चाहिए, जो चटनी का काम करेगा, जो उसमें पशु को फिर पाचन में सहायक होता है। जो पशु आहार होता है वो टेस्टी होता है, पाचन में सहायक होता है, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। तो इसे जो आप 10 किलोग्राम में 2 किलोग्राम तो इतना आप दे सकते हैं, और ज़्यादा 25% उसे दे सकते हैं, परंतु 50% आपका अनाज का ही राशन होना चाहिए जो पशु के लिए। आप ऐसे पशु को देखेंगे, आप देखते हैं 2 प्रकार के पशु देखते हैं, एक की त्वचा निर्जीव सी लगी रहती है, उनमें कोई चमक नहीं होती। एक पशु आप देखते हैं, गूगल में देखिए पशु होते हैं, बिल्कुल चमकते हुए पशु होते हैं, तो वो चमकते हुए उनमें कोई पॉलिश नहीं होती है। ऐसा भी नहीं कि उनके पशु के जो खाल के ऊपर बाल होते हैं उनकी गुणवत्ता होती है, केवल उसके पोषण की गुणवत्ता होती है। यदि उसका पोषण अच्छा होगा तो आप देखेंगे कि आपके पशु स्वस्थ दिखेंगे, और कहीं से हड्डियाँ नहीं उनकी निकली हुई होगी, और पशु के जो ऊपर की जो खाल है, चमड़ी है, वो चमचमाती साफ सुथरी रहेगी, और उसे निराकर रखें तो और ज़्यादा उसमें गुणवत्ता बढ़ती है। पशु पोषण में साथियों समय समय पर उसे मिनरल मिक्सचर तो नियमित प्रयोग करना चाहिए, और कैल्शियम जो दूध में आप देखेंगे कि कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। अब कैल्शियम मेंटेन करने के लिए आपको बहुत से कैल्शियम बाजार में आते हैं, 5 लीटर से 20 लीटर तक उपलब्ध होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेराफेरी, सबसे ज़्यादा हेराफेरी जो होती है, जो मिलावट होती है, वो पशु चारे में ही होती है, क्योंकि पशु बता तो सकता नहीं बेचारा, तो लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। तो कैल्शियम के लिए मैं आपको बहुत सस्ता इलाज बताता हूँ, और बिल्कुल सटीक इलाज, जो वास्तविक कैल्शियम है। मैंने पहले आपसे अभी बात की थी कि आप पानी की नाल बना दें, एक टैंक बना दें, 1000 लीटर का, 500 लीटर का सीमेंट का टैंक बना दें, और उस टैंक में
आप 5 किलोग्राम चूना डाल दीजिए, टैंक में डाल दीजिए, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चूना डाल दीजिए और चूना डाल कर टैंक को भर दीजिए। जिस समय आप टैंक भरेंगे तो पूरा पानी सफेद हो जाएगा, परंतु कुछ समय बाद चूना नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। जब भी पशु को पानी पिलाएं, पशु ऊपर से पानी पीता है। पशु की एक विशेषता होती है, पशु जो है पानी को चूस के पानी को पीता है, चाट के नहीं पीता, जिससे पानी हिलता नहीं है, तो वो चूना नीचे बैठा रहेगा और उसका पानी जो है पशु पिएगा। उस पशु को देखना आप, उसके दूध की बढ़ोतरी होती है, दूध ज़्यादा होता है, कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो जाती है और पशु में चमक आती है और पशु खुश रहता है उससे। तो एक मैंने कैल्शियम के लिए आपको बताया, कैल्शियम आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपने वो चूना डाल दिया, 5 किलो चूना आपने नीचे डाल दिया, उसका पानी आपका पशु नियमित पीता था, उसका पानी पीता रहा और समय पर आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो चूना हटा दीजिए या उसे पड़ा रहने दीजिए, उसी के ऊपर दूसरा चूना डाल दीजिए। वो चूना फिर थोड़ी देर में खिल जाएगा, फिर प्रक्रिया वही होगी, पूरी टैंक आपकी सफेद हो जाएगी, लेकिन 1 घंटे बाद सारा चूना नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी रह जाता है। इससे अच्छा कैल्शियम कोई हो नहीं सकता है और आप लुटने से, ठगने से बचोगे। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ठगी होती है। तो ये मैंने कैल्शियम का स्रोत आपको बताया जो पशु को करना चाहिए, तो इससे जो है पशु की कैल्शियम की गुणवत्ता दूध की उसकी बनी रहती है। अब साथियों, यदि हमने इतना काम कर लिया, पशु हमने चुन लिया, पशु की नस्ल चुन ली, पशु अब हम लेकर भी आ गए, हमने पशु पोषण की भी बात कर ली, तो इसके बाद हमें थोड़ी बहुत उसकी प्राथमिक चिकित्सक का भी ज्ञान होना चाहिए। घरेलू उपचार होते हैं पशुओं के, वो हम घर में कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, आपके पास जो आपका पशु सेवा केंद्र होता है उसके आपके पास नंबर जरूर होने चाहिए। जो पशु चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक स्तर पे बैठता है, ब्लॉक लेवल पे, उसके नंबर आपके पास होने चाहिए और वो समय समय पर पशुपालन विभाग प्रत्येक राज्य में इसकी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि कभी संडे का दिन है या रात के समय कोई पशु बीमार हो गया, उस समय डॉक्टर का आना संभव नहीं है, क्योंकि पशुपालन का अधिकतर काम गाँव में होता है। तो पशु सेवा केंद्र में जो डॉक्टर्स होते हैं वो नगरों से आते हैं, नगर से आए दिन में उन्होंने ड्यूटी की, रात को वो चले गए या किसी दिन वो छुट्टी पे, कई समस्या आती है। तो उसके लिए हमें पशु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए। तो पशुओं में आमतौर से होने वाले रोग जो होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। पशुओं को एक मुहाले हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं मुहाले होना। उसके जो पशु के जो जबड़े होते हैं, जबड़ों में मांस के कांटे जैसे उभर आते हैं और जब पशु उसे चारे को खाता है या जुगाली करता है तो उस समय वो मांस के जो कांटे जैसे होते हैं उसके जबड़ों में आता है, तो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इससे पशु सही ढंग से खा नहीं पाता है और अगर किसी प्रकार उसने खा लेता है, खाते समय तो ज़्यादा चबाता नहीं, लेकिन जब वो जुगाली करता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है जुगाली करना। अभी तो जब उसने खाया वो उसने स्टोर किया, केवल उसका स्टोर है। उसके बाद जब पशु आराम से बैठेगा तो उसे जुगाली करता है, तब उसे जो है अच्छी तरह चबा के और उसका पाचन तब हो पाता है। तो वो मुहाले के लिए बहुत पारंपरिक इलाज है उसका। गाँव के लोग जो मोटा नमक होता है, मोटा नमक हाथ में लेते हैं, उसके मुँह में डालते हैं, या आपका जो सहयोगी आपने डेयरी के काम में रखा हुआ है उसमें एक्सपर्ट होता है और उसे जो है उनके ऊपर रगड़ देते हैं, उनके जबड़ों के ऊपर रगड़ देते हैं, तो उससे जो है वो उसके जो वो कांटे जैसे बनते हैं वो खत्म हो जाते हैं और बड़ी आसानी से पशु जो है फिर सुचारू अपने पाचन क्रिया को पूरी करते हैं। इसके अतिरिक्त थनैला ज़्यादा दूध देने वाली गायों की प्रमुख विकृति है। मैं इसे विकृति कहूँगा, बीमारी का नाम इसलिए नहीं दूंगा कि कोई बीमारी नहीं होती है, अनुवांशिक नहीं होता है, ये केवल प्रबंधन पर निर्भर करता है। ये केवल कीटाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया पनपते हैं, उसी से थनैला होता है, अन्यथा थनैला कोई बीमारी नहीं है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि थनैले के लिए सबसे बड़ी रोकथाम उसकी है कि हम पशु के नीचे गीला न करें, उससे नीचे सूखा बनाए रखें। और पशु जब भोजन करता है, जिस समय हम पशु को खिलाते हैं, तो खाते समय आप देखेंगे जब पशु खाता है, खाने के बाद फिर हम थोड़ी देर बाद उसका दूध दोते हैं,
जब हम दूध निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं, बस वो थोड़ी गोबर साफ किया, थोड़ा पीछे किया और उसके बाद हम वहाँ से चले जाते हैं, थक भी जाते हैं। ऐसी व्यवस्था करें कि पशु भोजन करने के, वो दूध देने के बाद थोड़ी देर खड़ा रह जाए। अब उसका कारण क्या है, हम जब पशु को, जिसे कहते हैं ना पशु पोष किया, तो उसके थनों में जो है, आप थनों को ऐसा, पशु का जो बाप होता है उसे ऐसा समझिए उल्टा गड़ा है, उसके निपल्स नीचे की तरफ होते हैं, वो एक निश्चित समय पर निश्चित प्रक्रिया में ही उसके लॉक्स खुलते हैं, ऐसे समझिए आप सरल भाषा में, उसमें लॉक्स होते हैं और वो लॉक्स खुलते हैं, जैसे हम पानी मारेंगे, थनों को सहलाएंगे तो थन में अकड़न आ जाती है। तो अभी मैंने बताया कि दूध का ये समझो उल्टा गड़ा होता है नीचे को, तो उसमें हमने दूध निकाल दिया। अब जब फैट जो होता है, जो वसादर होता है, चिकनाई वो हमेशा हल्की होती है, तो ये समझने की बात है। देखिए दूध की चिकनाई जो है हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, दूध आप नीचे से निकाल रहे हो तो दूध आपने निकाल दिया और उसकी जो फैट है वो आपकी पशु के थनों में रह गई। अब आपने बछिया या बछड़ा छोड़ दिया, अब बछड़े ने जो है वो फैट को बछड़ा पिया, और जब आप टेस्टिंग कराएंगे तो आपकी वसादर दूध में घट जाएगी। इसलिए बछिया या बछिए को मैं सिफारिश करूंगा कि आप अलग से दूध पिलाने की व्यवस्था करें, बाल्टी में दूध पिलाएं। ये बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस दिन आज बछिया पैदा हुई और कल से ही बच्चे को आदत पड़ जाती है अलग से दूध पीने की, उससे हमारे बहुआयामी लाभ होते हैं। बहुआयामी इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ईश्वर ना करे यदि बच्चे को कुछ हो जाए तो गाय को उसकी आदत नहीं पड़ती है, गाय सुगमतापूर्वक दूध दे देती है। दूसरी चीज ये है कि बछड़ा जो उसमें मुंह मारता है, थन में जो मुंह मारता है, उससे भी थन में जो है गांठ पड़ जाती है। जब उसका दूध कम होता है ना, उसे पहुँचाने के लिए बछड़ा मुंह मारता है, आपने देखा होगा, तो उससे बाग में जो है गांठ पड़ जाती है, उससे जो है थनैला होता है। तीसरी चीज ये है मुंह मारना, दांत मार देना, दांत भी लग जाते हैं कई बार, उससे भी घाव हो जाता है थन में, तो यह आपको लाभ रहेगा। और दूसरे, आपको बछिया को कितना दूध देना है ये आपको पता रहेगा। यदि आप नाप के दूध देते हैं तो आप लीटर से नाप के दे रहे हो, तो आपने अंदाज से अगर छोड़ दिया, आपको दूध हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कम ज़्यादा होता रहता है, तो आपने छोड़ दिया, अंदाज से छोड़ दिया, जब हमने 2 लीटर दूध बच्चे के लिए छोड़ दिया, और लेकिन दूध तो छोड़ा हुआ 1 लीटर है। अब बच्चे ने 1 लीटर पिया, 1 लीटर पीने के बाद उसने मुंह मारा, एक तो उधर डैमेज किया उसने, दूसरा ये उसे बच्चे को पोषण पूरा नहीं मिला। तो इसलिए हमें पशु के बच्चे को अलग से ही दूध पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये थनैला जो रोग है, थनैला रोग के लिए मैंने बताया कि आप जो है पशु के नीचे सूखा रखें, दूध निकालने के बाद, जो मैं लॉकिंग सिस्टम की बात कर रहा था कि लोग खुल जाते हैं और उसके बाद उन्हें बंद होने में समय मिलता है, हमने दूध निकाल दिया और वो लॉक्स उसके खुले रह गए, तो वहीं से जो है बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि दूध निकालने के बाद हम पशु को कुछ चारा दे दें, ऐसा करना चाहिए। बल्कि हम तो ऐसा करते थे कि पहले जो सानी करते थे, भूसा गीला किया, उसमें चोकर से सानी कर दी, और जो उनकी जो रातब हम डालते हैं, जो हमारा भीगा हुआ अनाज होता है, उसे हम अलग से रखते हैं, बचा के रखते हैं। जैसे हमने कर दिया, भूसे के साथ उसने जितना खाया, थोड़ा सा भूसा बचा, हमने दूध निकाला और वो राशन उसके आगे डाल दिया। अब उसे राशन को खाएगा, तो राशन को खाते समय उससे 10 से 15 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा पशु को, तो इतनी देर में जो है उसके लॉक्स दोबारा बंद हो जाते हैं और थनैले की संभावना रहती नहीं है। फिर भी यदि इस प्रकार थनैला हो गया तो आप देखें कि उसके जो थन होते हैं उसे नियमित रूप से अच्छी प्रकार धोना चाहिए और गौर से उसे देखना चाहिए। यदि किसी थन में आपको सूजन का महसूस हो रहा है, सूजन लग रही है आपको कि सूजन हो गई, या आपके हाथ लगाने से पशु थोड़ा चौंकता है, तो समझो उसे दर्द हो रहा है, तो ये थनैले की निशानी होती है। ये पहली स्टेज होती है। पहली स्टेज में आप थनैले को बिना डॉक्टर के खुद कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, थनैले का कोई इलाज नहीं है। 504 रुपये का एक इंजेक्शन होता है, 3 इंजेक्शन के कोर्स होते हैं। आप कभी भी किसी डॉक्टर को पूछिए, वो बोलेगा जी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, गारंटी नहीं है, क्योंकि थनैले की गारंटी होती नहीं है। कोई भी थनैला बीमारी नहीं है तो उसकी गारंटी क्या होगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी पहले से आप ध्यान रखें। अगर पहले हो गया थन में सूजन आपको महसूस हो रही, तो आप उसकी बर्फ से सिकाई करिए, बर्फ की सिकाई करिए, तो उससे जो है उसे पशु को बड़ा आराम मिलता है और सूजन कम हो जाती है।
और इसके लिए आप घी उसे पिला सकते हैं। 250 ग्राम घी में 50 ग्राम मिर्च डाल के आप उसे नाल से खिला सकते हैं। रात को खिला दीजिए और सुबह को आप उसी वाले थन को पकड़ के उसका सारा दूध अलग बर्तन में निकालिए। अलग बर्तन में आप दूध निकालिए और उस दूध को आप अलग से फेंक दीजिए। बहुत दूर वो दूध कहीं मिलना नहीं चाहिए, आपकी गौशाला में गिरना नहीं चाहिए। और इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि उसमें जमा हुआ दूध दही के पनीर जैसे पीसेज उसमें छीछड़ा टाइप का आता है, उसे आप हाथ से पकड़ के सरलता से निकाल दीजिए, आपका पशु ठीक हो जाएगा। केवल रोकथाम इसकी होती है। और 15 दिन में जिस पशु को आपको लगता है कि इसे थनैला होता है तो उसे 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आप शीशम लाइए, शीशम के पत्ते पीस लीजिए और उनका लेप कर दीजिए उसके तन में, कभी भी थनैला नहीं। ये थनैले के लिए छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। थनैला बहुत घातक रोग होता है, पूरी गाय का ब्याज खराब कर देता है, पूरा एक सीजन खराब कर देता है वो मिल्किंग का। तो इसलिए थनैला के बारे में बाकी पशु को आप ध्यान रखिए। आप देखिए उसके नथुने अगर सूखे हुए आपको मिलेंगे, नथुने के ऊपर आप देखें हल्की हल्की पसीने की बूंदें होती है, और यदि सूखे हुए नथुने आपको मिलेंगे तो आप समझिए कि पशु स्वस्थ नहीं है, या पशु की नाक से पानी बहता है तो पशु स्वस्थ नहीं है। तो इसके लिए कुछ आसानी से उपलब्ध होती है। जोपेक एक दवा होती है सर्दी जुकाम के लिए, तो जोपेक आप 2-4 बोलस उसके ला के रखिए, 8-10 बोलस लेके रखिए। अगर ऐसी बात होती है इमरजेंसी में आप उन्हें दे सकते हैं, बहुत जल्दी असर करती है। आप शाम को खिलाओगे, सुबह आपका पशु स्वस्थ होता है। ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पशु को इंजेक्शन लगाना है, पैरासीटामोल 20 ml उसे अगर चाहिए, 10 ml आपने लगाना तो 10 ml इंजेक्शन आपने लगाना। बहुत आसान हो जाएगा, डॉक्टर आएंगे, आने के भी पैसे लेंगे आपको। और वो दवा आप अगर इंजेक्शन लगाना आपको आएगा तो ये छोटा मोटा डॉक्टर को फोन करके उसकी सलाह से और आप इस काम को कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चिकित्सा के लिए, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र आपके क्षेत्र में जो भी हो, जैसे कि अभी जिस मंच में मैं बैठा हूँ कृषि वन दून, इसमें इस प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं जो आपको उसकी जानकारी कराते हैं। कृषि वन दून जो है आपको चिकित्सा से संबंधित भी डॉक्टरी चिकित्सा सहायता भी आपको सिखाता है कि चिकित्सा किस प्रकार कर सकते हैं। ये भी कृषि वन दून के माध्यम से ये सिखाया जाता है। इसमें विशेषज्ञ आते हैं जो आपको ये बातें बताएंगे। अब आते हैं दूध की गुणवत्ता पर। हमने सब कुछ कर लिया और यदि हमारी दूध की गुणवत्ता नहीं तो समझो कि हम मार्केट में दूध का कम मूल्य मिलेगा। अगर आप हलवाई के पास दूध ले जाते हो, हलवाई आपको लूटता है, वो एक महीने दूध लेगा और एक दिन किसी दिन उसका मावा लगा देगा। जब मावा लगाएगा वो कहेगा आपका तो मावा कम था जी, पूरे महीने के पैसे काट देगा। ये तरीका हो गया कि स्टैंडर्ड होता है लोगों का काम करने का। तो और आपको इसमें ये सारा निर्भर करता है पशु पोषण पे, आप उसका पोषण किस प्रकार से करते हो। यदि आप सही सुचारू रूप से उसका पोषण करते हो तो आपका पशु बीमार नहीं होगा, आपके दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी, उसकी जो SNF है उसकी सही मात्रा आएगी, उसका जो वसा दर है, फैट रेट जिसे कहते हैं, वो सही आएगा। तो फैट रेट वैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वसा दर का, वो 6.5 है, 6.5, 6.5 जिसे कहते हैं सीधी भाषा में, 6.5 वसा दर होती है और 9 SNF होना चाहिए। 9 और 6 15 और 15.5, यानी कि 84.5% दूध में क्या रहेगा, पानी रहेगा। ये पानी रहेगा तभी दूध को तरलता मिलेगी, क्योंकि दूध तरल होना जरूरी है। तो इतना पानी दूध के अंदर होता है, लेकिन वसा दर इतनी होनी चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परंतु गाय के दूध में इतना वसा दर कभी हो नहीं सकता, होता नहीं। गाय का दूध हल्का होता है, तभी डॉक्टर्स भी सिफारिश करते हैं कि बच्चों को जो है गाय का दूध पिलाइए, बुजुर्गों को गाय का दूध पिलाइए, बीमारों को गाय का दूध पिलाइए। तो इसकी वसा दर 3.5 से और 4.5 तक होती है। जो हम क्रॉस ब्रीड की बात कर रहा हूँ, जर्सी और फ्रीजन की, यदि आप अच्छा पोषण उसे करते हो तो 4.5 तक आपको वसा दर मिल सकती है। और जहाँ तक देसी गाय है, गिर गाय है, गिर की तो आपको 55 से और 60 तक मिल सकती है।
क्योंकि देसी गाय साहिवाल है, इसकी 55 से 60 कुछ समय पश्चात, ताजी में तो कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी और आपका पोषण, आप उसे पोषण अच्छा करते हो, ये बिनोले की खल और प्रोटीन की मात्रा उसकी मेंटेन करते हो, तो आप देखेंगे कि गिर में और साहिवाल में, इन गायों में जो देसी नस्ल की गाय है, इसमें क्रॉस ब्रीड की अपेक्षा वसादर बहुत अच्छी होती है और अच्छी गुणवत्ता होती है। अभी तक हमने संक्षेप में बात की। अब हमारे पास दूध है, परंतु अब हमें उसकी बिक्री करनी है। अब दूध की बिक्री का हो, सबसे ज्यादा किसी भी व्यवसाय करने के लिए जो इस प्रकार के व्यवसाय, तो आजकल बहुत से कोर्सेज हो गए, आपको जो बिजनेस कर MBA करते हैं उसमें कोर्स हो जाता है, उसे सिखाया जाता है मार्केटिंग कैसे होती है। लेकिन मैं एक घरेलू व्यवसाय आपको बताना चाहूँगा, घरेलू व्यवसाय जो हम खुद कर सकते हैं, तो उसमें भी हमें चिंता होती है, भाई दूध तो हमने 100 लीटर हमारे पास हो गया, आप कहाँ बेचेंगे। तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी बाजार आपने देखना चाहिए और कोशिश करें। मैं आपसे बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूँगा सभी से, यदि आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो एक विशेष ध्यान रखिए कि दूध में अपनी तरफ से कुछ मत मिलाइए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दूध में अपनी तरफ से कुछ मत मिलाइए, विशेषकर पानी बिल्कुल मत मिलाइए, क्योंकि जब आप पानी मिला देते हो, हमें लगता है कि हमने 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया, केवल 10% है, ज़्यादा नहीं है। नहीं, आपको ज़्यादा लॉस होगा। 1 लीटर पानी 10 लीटर दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, इसलिए शुद्ध रूप से आप दूध बेचिए। आप देखिए, दूध की आवश्यकता सबको है, दूध बेचने वाले सब हैं, परंतु यदि आप शुद्ध दूध का आप काम करते हो तो मैं समझता हूँ आपको दूध के काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी मांग आपके दूध की बढ़ जाती है। तो इसलिए दूध को शुद्ध रूप से रखिएगा। और सलाह देंगे आपको, आपके यहाँ जो काम करने वाले जो सहयोगी आपके रखे जाएंगे, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो ज्ञान कभी कभी लाभदायक भी होता है, कभी कभी घातक भी होता है। वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो आपको ऐसी भी सलाह देते हैं कि जो दूध नहीं दे रही है गाय, किसी परेशानी में है, तो कहती है इसके इंजेक्शन मारो। तो केवल इंजेक्शन, हम इंजेक्ट तो हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, परंतु वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन होता है, ये एक प्रतिबंधित औषधि है। सरकार ने इसके ऊपर फाइन का भी प्राविधान है, सजा का भी प्राविधान है, और ये तो अलग की बात है, कानून की बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सीटोसिन युक्त जो दूध होता है वो आपके स्नायु तंत्र को फेल कर देता है, और इसे एक आप धीमा जहर कह सकते हैं, स्लो पॉइजन कह सकते हैं। जो ऑक्सीटोसिन लेता है उसके शरीर में किसी प्रकार भी ऑक्सीटोसिन जाता है, तो आप समझिए कि 10-15 साल तक उसके कोई भी लक्षण आपके शरीर में परिलक्षित नहीं होते हैं। कोरोना भी 12 से 14-15 दिन में जो अपने औकात दिखा देता कि मैं आपके शरीर में हूँ, लेकिन 15 साल में आपको बता रहा है, डॉक्टर सिर पकड़ लेगा, उसके कुछ भी टेस्ट करवाता रहेगा, आपसे पैसा लेता रहेगा, लेकिन 15 साल बाद जब शिथिलता आएगी उस समय इसका इलाज कोई रह नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा जहर है, इसका परित्याग करें। आपको कोई सलाह देता है उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। इसके ये मैंने मानव शरीर पे होने वाली हानि बताई। दूसरी हानि बताता हूँ, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जिस पशु को दिया जाता है उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, जेनेटिक पावर खत्म हो जाती है उसकी। जिस गाय ने आपके बाड़े में 15 से 18 बार जिसने बिहाना है, इतने बच्चे जिसने देने हैं, जिसने हजारों लीटर दूध आपको देना है, ये समझिए वो 25% पे रह जाती है यदि आप ऑक्सीटोसिन का प्रयोग उसे करते हो। अगर यदि आपकी गाय ब्याही नहीं तो दूध का उपार्जन कब होगा? जब उसका बच्चा होगा। जब उसका बच्चा नहीं होगा तो उसका दूध का उपार्जन खत्म हो जाएगा। फिर वो गाय आपकी जो है बदबू ही देगी, सड़क पे घूमेगी, लोग उसे मारेंगे, वो भी बुरा लगता है। तो इसलिए गौ को या भैंस को मैं कतई गौ माता नहीं जोड़ रहा हूँ बीच में, केवल हम उसे एक सम्मानित पशु कह रहा हूँ। भैंस भी हमारे लिए सम्मानित है क्योंकि हमें पोषण देती है। किसी को भी ऑक्सीटोसिन का प्रयोग आप जनहित में मत करिए।
और पशु हित में भी मत करिए। पशु के लिए भी घातक है और आपके लिए भी घातक है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी घातक है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग कदापि किसी भी प्रकार ना करें। तो इस प्रकार आपकी दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी। और बिक्री के लिए, हम बिक्री वाली बात में चल रहे थे, आप मार्केट देखिए, उस मार्केट में आपको यदि आप गुणवत्ता बनी रहेगी तो आपकी दूध की बिक्री सबसे ज़्यादा होगी। लोग प्रतीक्षा करेंगे कि जब आपकी गाड़ी आएगी उसी से दूध लेंगे, ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। और इसके बाद यदि बड़े उपार्जन पे करते हैं तो मैं अब थोड़ा सा कोऑपरेटिव विषय पे जाता हूँ, सहकारिता के विषय में। समस्त भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में दूध कोऑपरेटिव होती है। आप उसके माध्यम से, यदि आपके पास, आप बड़े स्तर पर काम करते हैं, आपके पास 100 लीटर दूध है या आपके पास 200 लीटर दूध है, तो आपको कोई भी दूध की समिति, आप एक समिति का गठन कर लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें केवल 10 सदस्य आपको जोड़ने होते हैं। और प्रयास कीजिए अपनी गाय को देकर या उन्हें पशु खरीदवा कर, या जो पशुपालक पहले से हैं उन्हें आप समिति का सदस्य बना सकते हैं। और उन्हें कहिए आपको अगर वो आधा लीटर भी दूध देता आप ले लीजिए, उसे मेंटेन होता है रजिस्टर, वो आपको सब प्रशिक्षण दे दिया जाता है, तो वो रजिस्टर मेंटेन होता है। जितना जिसका दूध होगा उसकी जो भुगतान होता है वो महीने में आपको उसी दूध के हिसाब से दे दिया जाएगा। और साथ में उसका लाभ होगा कि आपको कहीं दूध के लिए घूमना नहीं पड़ेगा। आपके घर में जो आपकी समिति बनेगी वहीं पर गाड़ी आएगी सरकारी, आपका दूध नापेगी और आपकी टेस्टिंग भी वहाँ होती है, उसके सुपरवाइजर्स होते हैं जो दूध की टेस्टिंग होती है। अगर आप कहेंगे कि जी हमने 10 लोगों का दूध लिया, हमारे दूध की तो गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, उनके दूध की तो अच्छी नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। सबकी टेस्टिंग हो जाती है, सैंपल ले लिए जाते हैं और जिसकी जैसी टेस्टिंग, अभी मैंने मूल्य दर पे बताया, वसा दर कैसी होती है, वसा दर के और SNF के आधार पर मूल्य तय होता है। तो वसा दर आपकी लिखी हुई है रजिस्टर में, आपकी क्वान्टिटी लिखी हुई है, आपकी फैट रेट लिखा हुआ है और उसी आधार पर आपको मूल्य मिल रहा है। तो कोई हेराफेरी होती नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता बनी रहती है और इस प्रकार घर बैठे आप दूध का वितरण कर सकते हैं। ये कोऑपरेटिव के माध्यम से सहकारिता, आप सहकारिता में बात करेंगे। सहकारिता क्या है? सहकारिता मिलजुल कर कार्य करने की भावना को सहकारिता कहते हैं। उसका लाभ मैं दूसरे प्रकार से ऐसा करना चाहूँगा कि दूध का अगर कोई व्यवसाय करता है और किसी के यहाँ 10 लीटर दूध है, आप 10 लीटर दूध देके तो मार्केट जा नहीं सकता। किसी के यहाँ जाएगा तो वो लगाएगा, नहीं लगाएगा, 100 बातें करेगा, आप परचून में उसे बेच नहीं सकते क्योंकि आपकी लागत ज़्यादा आ जाएगी। तो 10-10 लीटर वाले 10 व्यक्ति मिलकर 100 लीटर दूध बना देते हैं। 10 व्यक्ति मिलकर 10-10 लीटर दूध इकट्ठा कर लेंगे, 100 लीटर दूध हो जाएगा और 100 लीटर के कस्टमर बहुत काम होंगे। फिर कोई भी संस्था आपके पास आएगी, मदर डेयरी आएगी, आंचल डेयरी आएगी, अमूल आएगी, आपके यहाँ जो भी होगी, हमारे यहाँ राजस्थान में सरल डेयरी है, स्वयं आपको ढूंढेंगे, आप काम कीजिए और वो आपके यहाँ से दूध लेके जाएंगे। तो ये सहकारिता की शक्ति है, ये मिलजुल कर कार्य करने की भावना, ये सहकारिता है। तो इसके माध्यम से हम इसे कर सकते हैं। और सहकारिता के विषय में मैं आपको बार बार नाम ले रहा हूँ कि कृषि वन जो है, आपको ग्रामीण परिवेश में आप किस प्रकार क्या कार्य कर सकते हैं, कहाँ आप लाभान्वित होते हैं, किन माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है, इन सब पे प्रकाश डाल रहा है कृषि वन। तो आप अभी मैंने सहकारिता के बारे में, इसमें क्या होता है, जब सहकारी समिति आपकी बनती, केवल दूध का विक्रय नहीं है। आप समझे मेरा 100 लीटर दूध यहाँ से जा रहा है या मैंने 300 लीटर कर दिया गाँव वालों से इकट्ठा करके, नहीं। इसके अतिरिक्त ये समझिए कि आपका जो दूध संघ होता है, आपके जिले में दूध संघ होता है, उसकी प्रथम इकाई आपकी है। जो आपने समिति बनाई वो आपकी प्रथम इकाई है। उसकी जो बड़ी इकाई होती है वो जिला स्तर पर होती है, उसे दूध संघ कहते हैं। उस दूध संघ में, वो दूध संघ आपको, दूध संघ को गवर्नमेंट से अनुदान दिया जाता है। वो अनुदान के रूप में आपको पशु चारा मिलता है और उसमें पशु चारे का अनुदान होता है। आपको जो है ये पशुओं के कीड़े मारने की दवाई है, चीचड़ी मारने की दवाई है, इन चीज़ों की ये दवाएं वहाँ से मिल जाती हैं आपको पशुपालन करने के लिए, उन्हें पशुओं के लिए, तो पशु आपके स्वस्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त चारा बेली आपको मिलती है,
ये सिरे से और भूसे से बनाई जाती है। ये चारा मेरी आपको उपलब्ध होगी, आपको मार्केट नहीं देखना पड़ेगा। आप ये अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से डेयरी व्यवसाय करते हैं तो आप ये समझिए कि आपको एक छत के नीचे आपकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था है, आपको जो डेयरी में आवश्यकता है उनकी भी व्यवस्था है, सब आपको उपलब्ध हो जाएगी। गाड़ी आपके यहाँ आएगी, आपके यहाँ सब राशन छोड़ कर जाती है। हाँ, आप कितने जागरूक हैं समिति में यह आप पे निर्भर करता है। तो इसमें समय समय पे जो है प्रत्येक वर्ष, और कभी हमें आवश्यकता पशुओं में बढ़ाने हैं या कोई सदस्य हमारा बढ़ना चाहता है, हमारी समिति से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास पशु नहीं है, वो चाहता कि मैं पशुपालन करूँगा, तो आपके जो दूध संघ है वो विभाग से समन्वय करके, बैंकों से समन्वय करके आपको ऋण की भी व्यवस्था कराता है। तो ऐसा नहीं कि बिना पैसे डेयरी नहीं लग सकती, आप उसमें पैसा भी गवर्नमेंट उसमें देती है। ये कोऑपरेटिव की शक्ति है। फिर कभी मिलेंगे तो आपको कोऑपरेटिव के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ मैं एक चीज़ और आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। आपने पशुपालन कर लिया, आपने दूध का उत्पादन कर दिया, आपने दूध की बिक्री कर दी, लेकिन पशुओं से जो बछिया होती है वो भी एक व्यवसाय है। पशु की बछिया को यदि आप सही ढंग से पालन पोषण करते हैं तो आप ये देखिए कि 2 साल के अंदर, 2 साल से भी पहले आपकी बछिया गाय बन जाती है, क्रॉस हो जाती है, और ऐसी गाय बनती है जो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस बात के लिए समक्ष हूँ, आपके साक्षात्कार हो रहा है मेरा आपसे। मैं कहता हूँ कि मेरी खुद की बछिया थी जो 23 लीटर दूध पहली बार में देती, फर्स्ट बार में। लोग कहते हैं खारके की कहते हैं हमारे यहाँ, पहले बार की खारके की पहली बछिया है, कितना देगी? 5-7 लीटर दे देगी? नहीं, यदि आप उसका पोषण सही करते हो। पोषण सही कैसे करोगे? आपको 370 लीटर दूध अपनी बछिया को 90 दिनों में पिलाना है, 4 लीटर प्रतिदिन। ऐसा यदि आप दूध उसे पिलाते हैं, उसकी समय समय पे वैक्सीनेशन कराते हैं, उसे जो है निला धुला के अच्छी प्रकार रखते हैं और उसे पोषण की वस्तुएं देते हैं। लोग कहते हैं ये दूध नहीं देती, इसका तो पेट ही भरना है। ऐसा नहीं है, उसे जो है अच्छा पोषण आपको करना चाहिए। उसे भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसे भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है। यदि इस प्रकार आप बछिया का पालन कर लेंगे तो आपकी 90 दिन की बछिया 10 से 15 हज़ार रुपये की केवल बछिया बिक जाएगी। तो ये बछिया पालन भी इसमें जो है कृषि का सह व्यवसाय हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद आपकी बिक जाती है। हमारे यहाँ तो 15-2 हज़ार रुपये की ट्राली बिकती है, गोबर की ट्राली। कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगा कि डेयरी व्यवसाय किसी भी प्रकार से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, 1% भी। कोई भी फैक्ट्री लगाएंगे आप, वो आपके समाज में धुआं देगी, कार्बन देगी और उसकी बदबू देगी, जिससे विभिन्न प्रकार के विषाणु उत्पन्न होंगे, कई बीमारी उत्पन्न होती है। परंतु डेयरी का व्यवसाय ऐसा है जिसकी एक ऐसी साइकिल बनती है, डेयरी व्यवसाय में आपके समाज का पर्यावरण किसी तरह भी प्रभावित नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त गोबर से आप अपने घर में गोबर गैस लगा सकते हैं। आप गोबर गैस प्लांट लगाइए, उससे जो है पूरा गैस का काम वो कर सकता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय हो गया और अंत में मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाओं सहित कहना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी में, वैश्विक महामारी, यह ऐसा नहीं किसी क्षेत्र विशेष में, वैश्विक महामारी में भी जो उद्योग प्रभावित नहीं हुआ है वो उद्योग है डेयरी उद्योग और कृषि उद्योग। ये 2 उद्योग जो है ये प्रभावित नहीं हुए हैं। और इसके लिए आपने जो अभी जितना कार्यक्रम हमने अभी चर्चा की, बातचीत की, इसके लिए कृषि बंधु हमेशा से प्रयासरत है। डेयरी के अतिरिक्त और भी कृषि कार्य जितने भी पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण को प्रभावित किए बिना, समाज पे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो व्यवसाय कर सकते हैं, इस विषय में कृषि बंधु निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। नमस्कार। मैं कृषि वन की तरफ से आपको आगे के प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं कि आगे हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। आज आपने सर से
ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुना और उसके बाद सर ने आपको बताया डेयरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डेयरी के बारे में आपको सभी चीज़ जितनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए वो चीज़ आपको बताई गई। और कोऑपरेटिव के बारे में आपको बताया गया। कोऑपरेटिव बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है डेयरी मैनेजमेंट का। और उसके बाद अब हम आगे से आपको इसके बाद से बताएंगे कि डेयरी के बाद अब अमूल या कोई बड़ा ब्रांड या आंचल डेयरी कैसे इस चीज़ को प्रोसेस करता है, कैसे किसानों से दूध इकट्ठा किया जाता है, कैसे उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है जो कि उपभोक्ताओं को पैकेट के रूप में मिलता है। दूध या दही या पनीर या चीज़ कोई से भी प्रोसेस करके जो फूड मिलता है, वैल्यू एडेड करके जो कोई भी प्रोडक्ट मिलता है मिल्क का, वो कैसे होता है। हम आपको फैक्ट्री का टूर कराएंगे, हम पूरी प्रोसेस बताएंगे। मशीनरी के बारे में आपको बताई जाएगी, कौन सी मशीनरी क्या करती है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, किस तरीके की टेस्टिंग प्रोसेस है। और आपको बताया जाएगा कि मिल्क प्रिजर्वेशन, मिल्क ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। स्पेसिफिकली हम लोग टारगेट करेंगे कि मिल्क प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, पास्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन कैसी हो रही है। और एट लास्ट हम देखेंगे कि कैसे कोल्ड स्टोरेज की में हमारा प्रोडक्ट्स जाते हैं। उसके बाद कैसे पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के ऊपर कैसे डेट और लेबलिंग की जाती है, कितनी फूड की न्यूट्रिएंट वैल्यू है, कैसे वो डिसाइड की जाती है। हम सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्रीफ बताएंगे। बटर के बारे में, पनीर के बारे में, चीज़ के बारे में और दही के बारे में, कैसे वो चीज़ें पैक होती हैं, कैसे प्रोसेस होती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, 1 से 1.5 घंटे तक की रेगुलर क्लासेस होंगी और आपको पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा। धन्यवाद।